दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज शनिवार की शाम हम लिख करके आते हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ, जहां हर सप्ताह साहित्य की किसी नई परत को प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी खोलते हैं, शब्दों की दुनिया में उतरते हैं और साहित्य के सरोकारों से आपको मिलाते हैं, जोड़ते हैं, ताकि आप भी साहित्य को समझ पढ़ और उसे आत्मसात कर सकें। तो आइए बिना किसी भूमिका के सादर स्वागत करते हैं आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र सर का। सर स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद रवि जी। बहुत धन्यवाद सर। जितेंद्र सर के बारे में बताने की मुझे लगता आवश्यकता नहीं है। आप हिंदी साहित्य के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी लेखनी विचारों को परिष्कृत करती है और आलोचना के क्षेत्र में आपका नाम, कविता के क्षेत्र में आपका नाम बहुत सम्मान और आदर के साथ हर मंच पर लिया जाता है। और ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि प्रख्यात कवि, आलोचक, संवेदनशील साहित्यकार प्रोफेसर जितेंद्र जी किसी एक नई पुस्तक के साथ शनिवार को हमारे साथ जुड़ते हैं और यहाँ किसी से आपका ऐसा परिचय करवाते हैं कि आप उसे पढ़ने के लिए लालायित हो जाते हैं। सादर स्वागत करते हैं हमारे तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ेंगे। सर, जैसा कि आज की हमारी पुस्तक, आज का किताब का नाम है ज्यामिति, शांति नायर जी की। कवित्री शांति नायर जो समकालीन हिंदी कविता की सशक्त आवाजों में से एक हैं। आप विस्तृत रूप में उनका परिचय करवाएंगे, आप उनकी कविता संग्रह से हम सभी को जोड़ेंगे। लेकिन जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा कि उनकी रचनाओं में स्त्री की चेतना की गूंज है, मानवीय मूल्यों और सामाजिक सरोकारों की गहराई है। मेरे हाथ में एक कविता लगी है और मैं उस कविता को पढ़ते हुए इस कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। ज्यामिति विषय ही अपने आप में सभी के लिए बड़ा रोचक है, लेकिन मेरे पास जो कविता है सर, उसका शीर्षक है व्याकरण का पर्चा। कितना कठिन है व्याकरण का यह पर्चा, समझ में नहीं आती है मुझे यह लिंग व्यवस्था। दिया पुल्लिंग है, उसमें जलने वाली बाती स्त्रीलिंग। चूल्हा पुल्लिंग है, पर उस पर सिकने वाली रोटी स्त्रीलिंग। चाकू पुल्लिंग है, पर कटने वाली तरकारी स्त्रीलिंग। पानी पुल्लिंग है, पर उसमें घुलने वाली चीनी स्त्रीलिंग। सारा घर पुल्लिंग है, पर गृहस्थी स्त्रीलिंग। इम्तिहान से पहले मैंने भी कार्येषु मंत्री कर्मेषु दासी का श्लोक पढ़कर काला धागा बंधवाया था। दादी ने, नानी ने, चाची और मामी ने, दीदी और भाभी ने भी बार बार सिखलाया था कि बिस्तर पुल्लिंग होता है, उस पर बिछने वाली चादर स्त्रीलिंग। रति शब्द स्त्रीलिंग होता है, मगर सुख हमेशा होना चाहिए पुल्लिंग। गर्भ पुल्लिंग होता है, मगर प्रसूति होती है स्त्रीलिंग। बच्चा पुल्लिंग होता है, मगर परवरिश होती है स्त्रीलिंग। रट रट कर मैंने किया था, फिर भी जाती हूं भूल कि व्यवस्था को स्त्रीलिंग में लिख भी दिया जाए, पर अधिकार हमेशा होता है पुल्लिंग। अधिकार हमेशा होता है पुल्लिंग। आज के इस कविता के साथ मुझे लगता है कि हम इस कार्यक्रम में आदरणीय जितेंद्र जी को आमंत्रित करें और आदरणीय जितेंद्र जी के माध्यम से सुने आज की पुस्तक जो सर ने चयन की है, ज्यामिति, शांति नायर जी की। सर स्वागत है। धन्यवाद रवि जी। आपने बहुत सुंदर परिचय दिया कवित्री का, उनकी एक बहुत अच्छी कविता के साथ। मैं भी जिक्र करूंगा इस कविता का अपनी बातचीत में। जी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जैसा रवि जी ने अभी बताया, शांति नायर के कविता संग्रह ज्यामिति की। शांति नायर केरल में रहती हैं और दक्षिण में हिंदी का एक सुपरिचित चेहरा है। अपने अनुवादों के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए और अपनी आलोचना के जरिए उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को संपन्न बनाया है, सुदृढ़ बनाया है। यह एक संयोग है कि शांति नायर का बचपन और किशोर वय उत्तर प्रदेश के प्रयाग में बीता।
इलाहाबाद जिसे पहले कहते थे, वहां पर उनकी बीएससी तक की पढ़ाई हुई। उसके बाद फिर केरल चली गई वो, जहां पर उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की और यूनिवर्सिटी में अध्यापक हुई, प्राध्यापक हुई, प्रोफेसर हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि शांति नायर लंबे समय से, बल्कि कहना चाहिए कि अपने किशोर दिनों से, युवा दिनों से ही कविताएं लिख रही हैं, लेकिन उनका संग्रह उनके जीवन के 60वें वर्ष में प्रकाशित हुआ है। हम्म। यह यह अपने आप में एक बड़ा तथ्य है। हड़बड़ी बहुत से लोगों को रहती है, होती ही है आजकल तो। ये पूरा दौर ही हड़बड़ी का है। लोग बिल्कुल। जब 10 कविताएं लिख लेते हैं, तभी से योजना बनाने लगते हैं कि संग्रह कितना जल्दी आ जाए। लेकिन शांति नायर का यह धैर्य और शांति नायर की यह प्रतीक्षा प्रशंसनीय है, उसका जिक्र किया जाना चाहिए। तो छोटी छोटी कविताएं हैं इस संग्रह में, बहुत लंबी कविताएं नहीं लिखती हैं शांति नायर, लेकिन इन छोटी कविताओं में बड़े अर्थ निहित हैं। ये बड़ी हम्म। बात होती है। कई बार बड़ी लंबी कविता कोई लिख लेता है, लेकिन उसमें कोई अर्थ नहीं होता। आपको लगता है कि व्यर्थ ही इतनी लंबी कविता लिख दी है। कई बार छोटी और सघन कविताएं इतनी अर्थपूर्ण होती हैं कि पन्ने भर जाएं अर्थ लिखते लिखते, उसकी व्याख्या करते करते, उसका आशय समझते और समझाते हुए। तो शांति नायर की अ, अधिकतर कविताएं ऐसी हैं। जिस कविता का पाठ आपने किया, वह भी एक ऐसी ही कविता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसे हम लोगों को देखना चाहिए शांति नायर की कविताओं के संदर्भ में। और जैसा कि अभी मैं आपसे कह रहा था कि शांति नायर का के जीवन का आरंभिक हिस्सा, या कहना चाहिए हम्म। कि किशोर और युवा अवस्था के आरंभिक दिन हिंदी क्षेत्र में व्यतीत हुए। उसके बाद दक्षिण गई। तो इस संयोग के नाते उनका गहरा परिचय उत्तर और दक्षिण दोनों की संस्कृतियों से है। जन्म उनका दक्षिण की संस्कृति के बीच हुआ, और अ, आरंभिक परवरिश जो है वो उत्तर की संस्कृति के बीच हुई। उनके तमाम मित्र, जाहिर है कि प्रयाग एकदम, जिसे हिंदी हार्टलैंड अंग्रेजी में कहते हैं, वो उस ढंग की चीज है। तो यह भी एक कविता की दृष्टि से देखेंगे अगर आप, साहित्य की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, तो एक बड़ा संयोग है। बहुत थोड़े से कवि ऐसे मिलेंगे आपको, बहुत थोड़े से, और मतलब गिनती के कवि मिलेंगे जो इस ढंग से भारत की मुकम्मल संस्कृति को अपनी कविता में दर्ज करते हो। यानी उत्तर भी है वहाँ, दक्षिण भी है वहाँ। जिस ढंग से कविताओं में उनके वहाँ इन संस्कृतियों का आना जाना लगा रहता है, वह उन्हें एक मुकम्मल भारतीय कवि बनाता है। यह एक तथ्य है जिसे याद रखना चाहिए, जिसे देखना हम्म। चाहिए। आ, किसी एक संस्कृति से परिचित कवि की कविता भी गहरी होती है, हो सकती है, होती रही है। हम तमाम जी। बड़े कवियों को जानते हैं। लेकिन जिस कवि की आवाजाही दो संस्कृतियों के बीच होती है, निश्चित तौर पर उसकी कविता की परिधि बड़ी हो जाती है। उसकी कविता का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। ये इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो शांति नायर के साथ यह है कि उनकी कविता का घनत्व बढ़ा हुआ है, इस फैक्ट की वजह से, इस तथ्य की वजह से, संस्कृति के बीच गहरी आवाजाही के कारण। उनके वहां कविताओं के विषय जो आपको मिलेंगे, वो हम्म। अद्भुत हैं। वो अद्भुत हैं। जैसे व्याकरण का पर्चा आपने पढ़ा, गोंद एक कविता है उनके वहां, दावत की तैयारी एक कविता है उनके वहां, वृत्त एक कविता है, सिजोफ्रेनिया जो एक रोग है, कुत्ते के संदर्भ से जोड़ करके और कैसे कविता तक ले आती हैं, वो उनके वहां है। अपच पर उनके वहां कविता है। नैहर गई बेटी पर कविता है। आप देखें नैहर, मैं नहीं जानता कि मलयालम में इसके लिए क्या शब्द है, लेकिन यह हम्म। ठेठ अवधि और भोजपुरी में चलने वाला शब्द है नैहर। हिंदी में मायका शब्द चलाते हैं लोग, जी। अधिकतर लोग मायका चलाते हैं। आ, तो इस तरह से ये चीज आती है। मुनिवर और इडली करके एक कविता है। तो छोटी छोटी घटनाओं और छोटे छोटे अनुभवों को आ, कविता में
कैसे उसका निवेश किया जाए, इन अनुभवों का, इन घटनाओं को कविता में कैसे निवेशित किया जाए, यह कला शांति नायर को मालूम है। ये कला जानती हैं वो कि कैसे इसका निवेश होना चाहिए और कैसे इस निवेश से बड़े निहितार्थ की कविता संभव की जाए, यह भी वो जानती है। और यह पूरे संग्रह में विन्यस्त है। ये पूरा संग्रह जो मेरे हाथ में है इस समय और जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस पूरे संग्रह की जी। कविताओं में ये विन्यस्त है। और मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे रेखांकित किया जाना चाहिए, जिस पर बात की जानी चाहिए। जाले साफ करती स्त्री पर कविता है। आप देखें इन विषयों को, आ, कितना लगेगा कि कई घरेलू किस्म के विषय उठाए गए हैं। जी। और दरअसल जो कवि घरेलू विषयों को उठाने में सिद्ध होता है, दरअसल अ, उस कवि के वहां आप देखेंगे तो जुड़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा मिलती हैं पाठक के लिए। पाठक बहुत आसानी से जुड़ जाता है। ये उस अर्थ में घोषित राजनीतिक कविताओं से भिन्न कविताएं होती हैं। राजनीतिक कविताओं के हम्म। साथ भी लोग जुड़ते हैं, उनका एक दौर आता है, उनके अपने अपनी भाषा होती है। लेकिन यह जो घर गृहस्थी, आसपास का समाज, आसपास के लोग, इन सबको लेकर के जब कविता बुनी जाती है, लिखी जाती है, हम्म। तो वो पाठक को सीधे अपने से जोड़ लेती है। मैं आपको कुछ कविताओं की ओर ले चलूं और हम लोग बात जी करें सर। गोंद जो कविता है, गोंद हम्म। कविता। अब देखें गोंद कैसा विषय है। नॉर्मली गोंद की जरूरत पड़ती ही रहती है। आजकल ग्लू शब्द चलता है। गोंद तो बिल्कुल। धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। नई जनरेशन में अब कोई गोंद नहीं बोलता, सब लोग ग्लू बोलते हैं या इस तरह की कोई चीज। लेकिन एक समय था जब गोंद बनाया भी जाता था। लेकिन ये कविता बिल्कुल। गोंद के बहाने अ, कितनी गहरी बात करती है, ये पढ़ने वाला जान सकता है इस कविता को। इन दिनों शहर के बाजार में गोंद के विज्ञापन बहुत आ रहे हैं। लोग हम्म। अधिकाधिक चीजों को चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें कविता क्या कितनी बात है। बारीकी से, कितनी बारीकी से हमारे सामाजिक सांस्कृतिक यथार्थ को व्यक्त कर रही है। हम्म। गोंद जो एक बहुत मामूली सी चीज है, गोंद जो हमारी दिनचर्या में शामिल चीज है, लेकिन उस चीज के माध्यम से अपने समय को परिभाषित करने की कोशिश कवित्री कर रही है। अपने समय का एक पूरा सांस्कृतिक और मैं तो कहूंगा कि राजनीतिक परिवेश भी इसमें शामिल हो रहा है। बिल्कुल। हाँ? कागज, प्लास्टिक, कांच, गत्ता, कपड़ा, रबड़, फ्लक्स और चमड़ा सब अलग अलग गोंद से चिपकते हैं। यह वाह। यह डिटेलिंग भी देखिए, यह डिटेलिंग भी देखिए। डिटेलिंग की कला कविता में ये बहुत जरूरी चीज होती है कि कवि अगर अपनी जो डिटेल्स लेकर आ रहा है, आ रही है, आ, वो डिटेल्स कितना जरूरी है और डिटेल्स को रखने की कला कवि को पता है या नहीं पता है, कवि उस कला से परिचित है या नहीं परिचित है। तो ये देखिए। और आ, मैं इस कविता की जिन पंक्तियों को विशेष तौर पे सामने रखना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, भय का गोंद बड़ा टिकाऊ है, चिपकी चीजें उखाड़े नहीं उखड़ती। भय का गोंद यानी कि कैसे यह हमारे आ, जीवन में उतर आता है। अब राजनीतिक भय हो, सामाजिक भय हो, पितृसत्ता का भय हो, जाति हम्म। व्यवस्था का भय हो, जिस भी चीज का भय हो, यह जो भय का गोंद है, यानी कि गोंद को भय के साथ जोड़कर एक बड़ा आ, उसकी अर्थवत्ता को बड़ा कर देना, उसे बड़े निहितार्थ निकाल लेना, यही तो कविता होती है। यही तो कवि बिल्कुल। करता है कि जिन चीजों पर आपकी निगाह ही नहीं जाती या जिन चीजों को आप रोज देखते हैं, लेकिन आप ऐसे ही टरका देते हैं, उसे किनारे कर देते हैं, वहां से वह एक बड़ा अर्थ पैदा कर देता है कवि। हम्म। शांति नायर भी ये काम करती हैं कि गोंद और भय के साथ जोड़ करके अपने समय का सबसे क्रूर यथार्थ सामने रख देती हैं। मैं इसको विशेष तौर पर यहाँ रखना चाहता था। उनकी जो एक कविता है, मुनिवर और इडली। हम्म। मुनिवर और इडली एक कविता है, छोटी सी कविता है। आप देखें ये विषय, ये अपने आप में इडली शब्द आते ही
बताने की जरूरत नहीं रह जाती। वैसे कोई उत्तर भारत का कवि भी इडली पर कविता लिख सकता है, लेकिन उत्तर भारतीय कवियों की कविता में इस तरह की चीजें कम ही कम आई हैं, उनके अनुभव में नहीं है। वो घूमने टहलने सैलानी की तरह गए होंगे तो डोसा खा लें, इडली खा लें, कुछ खा लें, तो उन चीजों का जिक्र कर लें, उन चीजों को ले आए, वो एक अलग मसला है। लेकिन हम्म। एक कवि आदरणीय जितेंद्र सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ, और आज चर्चा हो रही है ज्यामिति पर। ज्यामिति एक ऐसा कविता संग्रह जो शांति नायर जी को हर किसी के लिए न केवल पठनीय बनाता है, बल्कि उनके विचारों को सुनने समझने के साथ समाज की एक नई दशा और दिशा भी बताता है। शायद कुछ तकनीकी कारणों से आदरणीय जितेंद्र सर डिस्कनेक्ट हुए हैं, लेकिन वे जल्द हमारे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन जितेंद्र सर के जुड़ने से पूर्व सर आ गए हैं। जी सर। जी सर। तो जो कवि सांस्कृतिक रूप से उसी में निवास कर रहा है, उसके वहां जब वो बात आती है तो वो भिन्न हो जाती है। मुनिवर, सीख लेने चाहिए घर के जरूरी काम। हम्म। घर बसाने से पहले मालूम होना चाहिए आपको, घोल में खमीर उठने से पहले चढ़ा दी जाए चूल्हे पर तो इडली सॉफ्ट नहीं बनती। जमाना काफी बदल चुका है, जमाना काफी बदल चुका है। मुश्किल होगा लोगों को बहकाना कि युगों की तपार्जित शक्ति से जनित प्रचंड शाप से पथराई हुई है इडली। अब आप क्या देखें बात। कि कितने सामान्य प्रसंग को कविता में लाना, और एक तरह से स्त्री पुरुष और का जो भेद है, गृहस्थी चलाने में, किचन चलाने से के प्रसंग से जोड़ करके जीवन के प्रसंग को, और युगों की तपार्जित शक्ति से जनित प्रचंड शाप से पथराई हुई है इडली, इसको जोड़ लेना। आप इस प्रसंग को चाहें तो पीछे अहिल्या के प्रसंग से जोड़ सकते हैं, अहिल्या के प्रसंग से जोड़ सकते हैं, और इस कविता की का एक स्त्रीवादी पाठ, नितांत स्त्रीवादी पाठ भी संभव है। और हम्म। यह भी कि यह कविता नए पुरुष की तलाश भी करती है, इसी संभावना हम्म। में है, इसी जीवन में, कि नए पुरुष की संभावना भी कहीं हो सकती है। ये कविता उसका भी प्रसंग लेकर के आती है। संगोष्ठी एक कविता है। मैं देख रहा था कुछ कविताओं को, जाहिर है कि सारी जी। कविताओं पर बातचीत संभव नहीं हो सकती। जी सर। अनामिका जी ने बहुत अच्छी भूमिका लिखी है इस संग्रह की। उन्होंने भी कुछ अच्छी कविताओं का संदर्भ लिया है। जब पाठक इस संग्रह से गुजरेंगे तो वो भी देख पाएंगे। संगोष्ठी जो कविता है, हम सब लोग संगोष्ठियों से परिचित हैं, संगोष्ठियों की जो पूरी प्रकृति है उससे परिचित हैं। हम जानते हैं कि कैसी कैसी संगोष्ठियां होती रहती हैं, लेकिन ये कविता में जो संगोष्ठी है वो भिन्न है। जीवन पर संगोष्ठी थी, प्रेम का सत्र चल रहा था, हर पर्चा बेमिसाल था, चर्चाएं खूब हो रही थीं, बहसें जारी थीं, हर सवाल लाजवाब था, हर जवाब में एक सवाल था। सभागार के कोने में कुर्सियों की अंतिम कतार में दो प्रतिभागी चुपचाप बैठे थे। वे हम्म। नहीं जानते थे कि प्रपत्रों की प्रविधि क्या होती है, उन्हें नहीं आती थी बहस की भाषा। लोग लगातार प्रस्तुतियां दे रहे थे और वे सचमुच का प्रेम कर रहे थे। वाह। अब ये कविता महसूस करने वाली कविता है। इस कविता की व्याख्या तो की जा सकती है, व्याख्याएं संभव हैं, लेकिन यह कविता आप महसूस कर सकते हैं कि हम्म। तमाम जो बहसें हैं, जो तमाम जीवन, प्रेम और उसके सत्य को लेकर बहसें हैं, उनसे भिन्न जब आप जीवन में डूब जाते हैं, जब आप प्रेम में डूब जाते हैं, उसका स्वाद, उसकी भाषा और उसकी स्थिति बिल्कुल भिन्न होती है। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें इसमें लगातार दिखी हैं। एक कविता कुत्ता जी है।
क्या अच्छा बात। लगा। आप देखिए इस तरह के विषयों पर कविताएं, एक जो सिजोफ्रेनिया कविता का मैं जिक्र कर रहा था, उसमें कुत्ते को जिक्र है कि कुत्ते को भी ये रोग हो सकता है, और वो अपने को विदेशी नस्ल का कुत्ता समझने लगे। जो देसी कुत्ता है वो उस जी। बीमारी के भ्रम में अपने को विदेशी नस्ल का कुत्ता समझने लगेगा। हम्म। और उसी में कवि को लगता है कि अब मैं भी अपने को कवि समझ रही हूँ एक तरह से। खैर ये प्रसंग ऐसे ही है। मूल बात यह है कि यथार्थ की बारीकी को पकड़ने का शऊर शांति नायर को आता है। यथार्थ हम्म। को कविता में कैसे विन्यस्त करें, किसी भी सत्य को, किसी भी घटना को, किसी भी प्रसंग को कविता का विषय कैसे बनाया जाए और कविता में उसे कैसे प्रस्तुत किया जाए, उसका रसायन कैसे तैयार होगा, यह कला शांति नायर को आती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है किसी भी बिल्कुल। कवि के लिए। ये नैहर गई बेटी का मैंने जिक्र किया, ये भी पढ़ने लायक कविता है, और इन सब कविताओं का स्त्रीवादी पाठ संभव है। और जब मैं कह रहा हूं कि स्त्रीवादी पाठ संभव है, तो आज जो एक तरह से बहुत प्रचलन में स्त्रीवादी पाठ हैं, उनसे भिन्न जीवन में डूबा हुआ, जीवन के बहुत करीब का स्त्रीवादी पाठ संभव है। उस कविता का भी, जिस कविता का पाठ बिल्कुल आरंभ में आपने किया, व्याकरण का पर्चा, और उसी कविता के साथ इस संग्रह की अंतिम कविता को मिलाकर भी पढ़ा जा सकता है, जिसके नाम पर इस संग्रह का नाम है ज्यामिति। ज्यामिति जो कविता है उसको पढ़ें। बिंदु एक लड़की का नाम है, रेखा एक औरत भी हो सकती है, इनमें कोण को जन्म देने की क्षमता है, कोण वंश परंपरा को आगे बढ़ा सकता है। नुकीला त्रिकोण ज्यामिति का पहला पुरुष है, फिर चतुर्भुज आयत सभी पुरुष ही हैं। षटकोण अष्टकोण आदि की तो बात ही क्या, जिनके पास जितने नुकीले कोण हैं वे उतने ही अधिक पुरुष हैं। तमाम बिंदु उनके अधीन हैं, बिंदुओं को बांधती रेखाएं भी हैं, वे युगों से नोकों को सहेज रही हैं। हर पीढ़ी अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन्हीं आकृतियों का निर्माण सीख रही है, लगातार वाह। ज्यामिति की परीक्षाएं दे रही है। व्याकरण का पर्चा और ज्यामिति को मिला करके हम अपना समकालीन जो स्त्री दृष्टि है उसको सामने रख सकते हैं। शांति नायर अपनी स्त्री दृष्टि को व्यक्त करने के लिए उनको वायवीय होने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर की कौड़ी लाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल जीवन में धंसी हुई चीजों को निकाल कर लाती हैं। वो हिंदी की प्रोफेसर हैं। जी। वहां से वो देखिए भाषा की चीज निकाल कर ले आती हैं, व्याकरण का पर्चा अपने अनुभव से। जैसे कोई अगर हिंदी का अध्यापक न हो तो भी ला सकता है इस तरह का प्रसंग, लेकिन कैसे वो अपने अनुभव संसार से एक चीज निकाल कर लाती है, ध्यान ही नहीं जाता किसी का व्याकरण पर। रोज आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ाते रहते हैं, लेकिन ध्यान ही नहीं जाता कि कैसे इन चीजों का मतलब इस इन शब्दों का भी अपना एक व्याकरण बन जाता है। इन बिल्कुल। शब्दों का भी एक अपना व्याकरण बन जाता है। उस पर किसी की दृष्टि ही नहीं जाती। उसी तरह ये ज्यामिति है। तो सही अर्थों में ये स्त्रीवादी कविताएं हैं ना। चीलू नामक एक कुतिया पर कविता है। आप देखें कितने लोग हैं, नागार्जुन के वहां, ऐसे कवियों के वहां इस तरह के प्रसंगों पर आपको कविताएं मिलेंगी। हमारे वहां बिल्कुल। परंपरा है, लेकिन सुदूर दक्षिण में बैठकर इस ढंग से हिंदी की एकदम मेन स्ट्रीम पोइट्री के साथ कदम ताल करने वाली कविताएं शांति नायर ने लिखी हैं। हम्म। कोई ये नहीं कह सकता कि सुदूर दक्षिण में है, हाशिए पर की कविता है, इधर उधर की बातें नहीं कर सकता। एकदम मेन स्ट्रीम की कविता है वो। भले ही वो केरल में बैठ कर लिखी जा रही है। और इसीलिए शांति नायर जैसी कवित्रियां ही हिंदी कविता का अखिल भारतीय स्वरूप बनाती हैं। शांति हम्म। नायर हैं, अरविंदाक्षन है, ये लोग हिंदी कविता का अखिल भारतीय स्वरूप बनाते हैं। वरना तो हम्म। हिंदी कविता हिंदी क्षेत्र की कविता होकर रह जाएगी। हिंदी क्षेत्र की कविता तो एक बड़ा स्वरूप अगर बनता है तो इन कवियों के नाते बनता है। इसलिए इनके दाय को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। इनका जो महत्व है उसे रेखांकित करना बहुत जरूरी है। पुट्टू बनाती लड़की, इसमें ओखल शब्द आया है। अब तो हिंदी क्षेत्र में भी जो शहराती बच्चे हैं वो नहीं जानते ओखल क्या है। वो मुहावरा हम्म। भी पढ़ लेंगे कि ओखल में सिर डाल लेना और
ये सब सारी चीजें, लेकिन अर्थ नहीं जानते कि ओखल क्या है, वो नहीं जानते कि ओखल में धान कूटा जाता था। बिल्कुल। लेकिन ये कविता उससे जोड़ती है, ले जाती है हमें, हमारी संस्कृति की ओर ले जाती है। जो चीजें अब जीवन में उस तरह उपलब्ध नहीं हैं, विस्मृति की ओर चली गई हैं, नए संसाधन आ गए हैं। लेकिन एक तरह से भाषा बचाने का काम भी कविता का होता है, शब्दों को बचाने का काम भी कविता का होता है, साहित्य का होता है। तो शांति नायर यह काम भी करती हैं। एक बहुत अच्छी कविता इस संग्रह में है, करण और अपदान। वाह। करण और अवदान नाम, हाँ, करण और अवदान नाम की एक कविता है। मुझे बहुत अच्छी लगी वो कविता, बहुत छोटी सी कविता है। जैसा मैंने आरंभ में ही कहा कि छोटी छोटी कविताओं से बड़े अर्थ सृजित करने वाली कवित्री हैं शांति नायर। तुमने कहा, क्यों करती हो फिजूल में ये आजादी की बातें, हर स्त्री सुरक्षा चाहती है पुरुष से। क्या बात है सर। मैंने भी कहा, हर स्त्री सुरक्षा चाहती है पुरुष से। हम्म। देखिए कितना फर्क हो जाता है, कहने कहने के ढंग से चीजों में कितना फर्क हो जाता है। हर स्त्री सुरक्षा चाहती है पुरुष से, तुमने कहा, मैंने भी कहा, हर स्त्री सुरक्षा चाहती है पुरुष से। तुम्हारे और मेरे कहने में केवल कारकों का अंतर था, तुम्हें करण कारक का दंभ था और मुझे अपादान की उम्मीद। ये वाह। भाषा से निकाल करके कैसे एक ही वाक्य के दो अलग अलग निहितार्थ जो हो सकते हैं, एक में जहां अपने शक्ति का दंभ है, दूसरे में जहां भय और तमाम तरह से अपने को बचाने की बात है, ये कवि ही संभव कर सकता है। और इससे पता चलता है कि अपनी कविता के लिए कितनी बारीक दृष्टि रखती हैं शांति नायर। बिना सूक्ष्म दृष्टि के ऐसी कविताएं संभव नहीं है। जो हम्म। वाक्य रोज कहे जाते हैं, जो वाक्य रोज सुने जाते हैं दिन में कई कई बार, उन्हीं वाक्यों को सुन करके ऐसी मानी खेज पंक्तियां निकालना, ऐसी अर्थपूर्ण पंक्तियां निकालना, ये बड़ी बात है। यह हम्म। शांति नायर का यह शांति नायर का पहला कविता संग्रह है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है, बहुत मजबूत संग्रह है। इस संग्रह की मुझे कोई ऐसी कविता नहीं लगी जिसे मैं कहूं कि वह इस संग्रह में नहीं भी कविता होती तो काम चल जाता। सारी क्या कविताएं बात। मुझे महत्वपूर्ण लगी। अब मुझे लगता है कि जो भी पाठक इस संग्रह से गुजरेगा, हम्म। वो हिंदी कविता की जो समकालीन हिंदी कविता है, उसकी जो समकालीनता है, उसकी जो आज की ताकत है, वो उसको महसूस करेगा। और जिसे स्त्री दृष्टि कहा जाना चाहिए, उस स्त्री दृष्टि को महसूस कर सकेगा। शायद अपने भीतर भी वह चाहे तो उस स्त्री दृष्टि को ला सकेगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं प्रोफेसर शांति नायर को। आ, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह संग्रह पाठकों के बीच खूब लोकप्रिय होगा। बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि ओमाना पीवी जी ने लिखा है, गागर में सागर, यह पुस्तक ज्यामिति आखिर क्यों पढ़नी चाहिए, शांति नायर जी के माध्यम से कौन से वो विषय, वो कविताएं, जैसे आपने गोंद का जिक्र किया, ज्यामिति का जिक्र किया, वो कविताएं जो हिंदी कविता की सीमा केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में ले जाकर भी उन्हें लोकप्रिय बनाने का कार्य कर रही है। आपने जिस तरह से इसका विश्लेषण किया और जिस तरह से दर्शकों की टिप्पणियां हैं, यकीनन उससे समझ में आ रहा है कि आज का यह कार्यक्रम और ज्यामिति पर आपका विश्लेषण उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से किताब तक जोड़ रहा है और बहुत जल्द ये पाठक इस कविता संग्रह से होकर गुजरेंगे और गुजरते वक्त आपने जिन बातों को बताया है न सिर्फ उसे महसूस कर पाएंगे बल्कि वह उसके साथ में एक नए दृष्टिकोण को भी अपनाएंगे। मेरे सामने सर उनकी कविता है, हत्या। औरतें माहिर होती हैं हत्या करने में, इतनी माहिर कि कहीं किसी को कुछ पता भी नहीं चल पाता। कभी हुस्न के बाजार में, कभी घर के अंधेरे कोने में, कहीं किसी तहखाने में, कभी रसोई घर में, कभी बंद शयनगार में, कभी सरेआम बाजार में, कभी भरे पूरे परिवार में, कभी हंसते हंसते तो कभी मुस्कुराते मुस्कुराते,
निर्मम रूप से वे हत्या कर देती हैं उत्तम पुरुष की। जिस तरह से आपने बताया, और हत्या जैसी एक ऐसा शब्द और उस पर जो रचना उन्होंने लिखी, यकीनन आज के लिए, इस कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। शांति नायर जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं कार्यक्रम में, उन्होंने अपना धन्यवाद आपके लिए प्रेषित किया है। तो आदरणीय जितेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और आदरणीय शांति जी को बहुत बहुत बधाई इस संग्रह के लिए। और यकीनन जैसा कि बाबू जोसेफ जी लिख रहे हैं कि कविता खोलिए, कोई भी विषय अवांछनीय नहीं है। अप्रत्याशित जगहों में कविता के लिए विषय चुनने का प्रयास सराहनीय है। तो आप सभी का मेरे बहुत धन्यवाद, सर का बहुत धन्यवाद कि सर ने अपना कीमती समय निकाला और इस संग्रह पर हमारे साथ बातचीत की। बहुत धन्यवाद सर, और शांति जी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जुड़ने वाले दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं रोकते हैं। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को किसी नई किताब और जितेंद्र जी के साथ में। सर बहुत धन्यवाद, जय हिंद। आपका जय हिंद, जय हिंद।